मेटामेरिकली सेगमेंटेड है, सिलोमेट एनिमल है। और सर इसकी वो मस्कुलर अपेंडेज को पैरापोडिया कहते हैं, जो इसे अर्थों में लोकोमोशन में पैरापोडिया कहाँ होता सर वो आर्थ्रोपोड्स में होता है। है? नहीं सर, होता है। हाँ पैरापोडिया सर, एनसीईआरटी में लिखा है। वो फाइलम एनेलिडा की कैरेक्टर। हाँ, एज अ होल कैरेक्टर फाइलम एनेलिडा। चलो आगे बताओ। और सर इसमें ट्रूसिलोम होता है, ये शीजोसिलोम होता है, और ये फर्स्ट यूसिलोमेट एनिमल्स थे। और इनका हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है। वेरी नाइस। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट होता है। रेस्पिरेशन थ्रू मॉइस्ट स्किन। वेरी गुड। और सर इसका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होता है। और नेफ्रीडिया से ये एक्सक्रीशन करते हैं। और नर्वस सिस्टम में नर्व रिंग होती है, जो होती है सॉलिड, डबल और वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है विद गैंग्लिया। और ये कैमरा ऑन करो पहले, कैमरा ऑन करो। और ये मोनोशियस होते हैं। और बहुत है इतना। नहीं, अभी और भी चीजें सब बची हुई। और बताते हैं, रुको सर। इसमें सिविलाइजेशन नहीं होती। देखो, ये Bisexual जितनी बातें दीप्ति बता रही है, ऐसा नहीं है कि ये खुद से पढ़ के आई है, नहीं। ये सारी चीजें मैं जब फाइलम पढ़ा रहा था, एनिमल किंगडम पढ़ा रहा था, वहां पर मैंने सारी चीजें मैंने पढ़ाई। बट इसकी जो डीप वाली एनाटॉमी थी, फिजियोलॉजी थी, वो मैंने नहीं पढ़ाया था। ठीक है, हम बात करने चल रहे हैं अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में जो चीजें इसने बताई काफी अच्छी बताई हैं। जो चीजें छूटी हुई हैं ये बताएंगी सलोनी। तो कॉमन इंडियन स्पीशीज होते हैं अर्थवॉर्म की, एक फेरिटीमा कैमरा ऑन और करें, आप कैमरा ऑन करें, कैमरा ऑन करें। सर दो कॉमन इंडियन स्पीशीज होती हैं, एक लुम्ब्रिकस और एक फेरिटीमा। और क्या छूटा है? सर मैं कुछ बताऊं और? सर इसका टेस्टिस होता है 10th और 11th सेगमेंट में। नहीं, ये सब नहीं बताना। सर ये ऐसा पॉइंट आपने बताया था एनिमल किंगडम में भी, इसके सेगमेंट के बारे में। ठीक है, इसीलिए तो हमने उसको वहां पर पढ़ाया नहीं था। हमने कहा कि भाई एक बार फिर से इसको पढ़ा देंगे। ये एक लड़की है, उसका नाम है, कमला नगर में रहती है। उसने बड़ी जिद पकड़ी थी कि यार तुम पढ़ाइए। हमने कहा ठीक है, पढ़ा देंगे। तो तुम्हारे सर में जो सूरज चमक रहा है ना, इसको बंद करो, आंख में लग रहा है। सर लाइट बंद हो जाएगी। ओके। हाँ, तो प्रियांशु जी, मैं बात करूं, मम्मी पापा से बात कर लूं एक बार तुम्हारे? नहीं तो सॉरी, अगली बार नहीं, मैं कर लूंगा बात। सुहानी कहाँ है? सुहानी सिन्हा। हाँ, दैट्स नाइस। यार रोज टोकना पड़ता है आप सबको। ये हमारे जो 3-4, ये नाम क्या है? अरुण चौधरी। देखो मैं नाम लिख रहा हूँ, अरुण चौधरी, अटीक। और कौन है? अभी तो यही 2 बच्चे हैं। अरुण कहाँ रह जाता है? अरुण आज कहाँ है? अच्छा, अरुण तो आया। वो अंकुर, कोई बातचीत हुई अंकुर से? हाँ, तो भाई अरुण और अतीक, आपने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया? कुछ बता सकते हैं आप? देखो, अरुण भाग गया होमवर्क के नाम पे, अरुण भाग गया। जाओ बेटा, जाने वाले को कौन रोका है? चलिए, एक पॉइंट और है। अच्छा बोलो। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है इसमें। क्या? और सर इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन नेफ्रीडिया। बता दिया था।
नहीं बताया, नहीं बताया, बताया था सर, नहीं बताया। बताया था। देखो बेटा, हमने कहा कि अब शब्दों के साथ खेलते हैं थोड़ा। वर्ड है एनिलिडा। क्या है? वर्ड है एनिलिडा। एनिलिडा वर्ड आया है एन्युलस से, और एन्युलस का मतलब होता है रोइंग। एन्युलस का मतलब क्या होता है बच्चे? एन्युलस का मतलब ही होता है रिंग। ये दोनों एन्युलस के नाम हटा दो यहाँ पे, ठीक है। एन्युलस, एन्युलस का मतलब होता है रिंग। यानी कि अर्थों के केस में या एनिलिडा में जितने भी एनिमल्स आएंगे, सबकी बॉडी जो होगी वो रिंग लाइक होगी। रिंग लाइक का मतलब क्या होगा? क्रॉस हर सेक्शन एक इन द रिंग सेगमेंट, लाइक। हर एक सेगमेंट, इनकी बॉडी का हर एक सेगमेंट रिंग लाइक होता है। और हर एक सेगमेंटेड सेगमेंट को, ईच एंड एवरी सेगमेंट इज कॉल्ड द मेटामर। हर एक सेगमेंट को हम मेटामर कहते हैं। And due to the presence of metamer, it is called the metamerism. और ये जो मेटामेरिज्म होता है, ये मेटामेरिज्म बाय बर्थ होता है। ये मेटामेरिज्म बाय बर्थ होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ट्रू मेटामेरिज्म। इसको हम बोलते हैं ट्रू मेटामेरिज्म। इज इट क्लियर? यस सर। ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये फाइलम एनिलिडा है। यहाँ पर अलग अलग स्पीसीज दिख रही हैं। ये नीलिस की स्पीसीज है, ये जोंक है, लीच है, ये अर्थोन की स्पीसीज है। एक डार्क ब्राउन कलर की है, एक लाइट पिंक कलर की है, ठीक है। नीलिस, लुम्ब्रिकस एंड लीच, ये 3 स्पीसीज है। यहाँ पर इनकी बॉडी पर क्या पाया जाता है? सीटी पाया जाता है। और ये सीटी जो होता है इनका, कार्टन। सीटी जो होता है, ये इनका लोकोमोटर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हेल्प करता है लोकोमोशन में, ठीक है। वॉर्म लाइक बॉडी होती है, सिगमेंट्स होता है, सिगमेंटेड वॉर्म्स हम इसको बोलते हैं फाइलम एनिलिडा। दूसरी बात है कि फाइलम एनिलिडा के अंदर जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है उसको हम जान लेते हैं। बॉडी ऑफ एनिलिड्स हैव मेटामेरिज्म, अभी मैंने आपको बताया। मेटामेरिज्म इज अ कैरेक्टरिस्टिक दैट फीचर्स रेगुलरली रिपीटिंग बॉडी सेगमेंट। द सेगमेंट, बॉडी सेगमेंट जो होता है, इसमें जो बॉडी सेगमेंट होता है ना, ये बॉडी सेगमेंट फिक्स होता है। द बॉडी सेगमेंट इज फिक्स आफ्टर बर्थ। if I am saying that the number of segments is 120, so till death the segment will be same, the number of segment will be same, remaining same. But in case of pseudometamerism, after birth there will be no segmentation in the body. Segmentation occurs after the birth, and the such type of segmentation is called the pseudometamerism, and such segmentation found in the platyhelminthes like Taenia solium, Taenia saginata, etc., etc. This phylum includes earthworm, freshwater worms like belonging to the class Oligochaeta, leeches, the belonging class is the Hirudinea, and the marine worms, and the class is Polychaeta. Here poly means many. Chaeta word आया है सीटी से, ठीक है। तो बहुत ढेर सारे मिनी सिटीज पाए जाते हैं, इसलिए दैट इज द पॉलीकीटा। तो यानी यहाँ पर आपको 3 क्लास समझ में आ गई कि इंग्लिश के अंदर 3 क्लासेस होंगी। कौन कौन सी क्लास होगी? एक तो आपका ओलिगोकीटा होगा, दूसरा कौन सा होगा? हिरुडीनिया होगा, तीसरा क्लास कौन सा होगा बेटा? पॉलीकीटा होगा। ये 3 क्लास आपके दिख गए। तो आपका जो अर्थवर्म है वो बिलोंग करता है कहाँ से? ओलिगोकीटा से बिलोंग करता ओलिगो। है। लीच आपका हिरुडीनिया से, और निरीस जिसको हम सैंडवर्म भी कहते हैं, ये बिलोंग करता है आपके पॉलीकीटा। एनिलिड्स आर समटाइम्स कॉल्ड ब्रिसल वर्म्स। क्या कहते हैं इसको हम? ब्रिसल वर्म्स, बिकॉज ऑफ टीनी काइटिनस ब्रिसल्स दैट दे बियर एक्सेप्ट लीच।
लीच को छोड़ करके इनकी पूरी बॉडी पर छोटे छोटे कांटे जैसे स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं जिनको हम सीटी कहते हैं, ठीक है, जो हेल्प करते हैं लोकोमोशन। इसके बाद आप देखिए मेटामेरिज्म और सेगमेंटेशन। तो ये बॉडी का सेगमेंट्स आप देखो, ये देखो ध्यान से, हर एक सेगमेंट की तरफ आप ध्यान दीजिए। ये सेगमेंट 2 3 4 5 6 7, ये सेगमेंट्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। दो चीज आप यहाँ पर गौर से देखिए, एक वर्ड लिखा हुआ है, ये नीरिस की बॉडी है, ये पूरी बॉडी नीरिस की। एक वर्ड लिखा हुआ है प्रोस्टोमियम और एक वर्ड लिखा है पेरिस्टोमियम। Can you define the difference between the peristomium and prostomium? No. सर प्रोस्टोमियम उसका माउथ है और पेरिस्टोमियम माउथ की कवरिंग। नहीं, आप कवरिंग कह सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट आंसर ये नहीं। प्रोस्टोमी इज अ पार्ट ऑफ माउथ एंड पेरिस्टोमियम इज अ फर्स्ट बॉडी सेगमेंट। पेरिस्टोमियम इज द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट। पेरिस्टोमियम इज फर्स्ट बॉडी segment. Peristomium is a mouth part या माउथ पार्ट आप कह सकते हैं। ये पेरिस्टोमियम या माउथ कह सकते हैं, प्रोस्टोमियम। तो इसके बाद यहाँ पर आईज आपको दिखाई पड़ती है, ये हेड रीजन है पूरा, ये इसके ऊपर एंटीना होते हैं और ये साइड साइड में जो निकला हुआ है, ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं पैरापोडिया। पैरा मतलब बिसाइड, पोडिया मतलब क्या होता है, पैर, जो पैर साइड में लगे हुए होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर छोटे छोटे से आपको क्या दिखाई पड़ते हैं बेटा, दिखाई पड़ेंगे आपको सीटी। तो एपिडर्मल काइटिनस होता है, क्या होता है, ये एपिडर्मल का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज द एपिडर्मल, ठीक है। काइटिनस सीटी एक्सेप्ट लीच, लीच के अंदर सीटी स्ट्रक्चर नहीं पाया। तो आप सवाल होना चाहिए आपका कि तो सर लीच के अंदर क्या पाया जाता है जिसकी वजह से ये लोकोमोट करता है, जिसकी वजह से ये मूवमेंट करेगा? सर तो पैरापोडिया। नहीं बेटा, लीच के अंदर हाइड्रोस्टैटिक। नहीं बेटा, लीच के अंदर पाया जाता है सकर। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है, कभी आपने लीच को देखा है ऐसे ऐसे, कभी लीच को आपने ऐसे रेंगते हुए नहीं देखा हो। लीच आपके सरफेस पर है, दिस वन इज लीच, ये ऐसे चलेगा, ऐसे है, तो ये अपना एंटीरियर सकर, माउथ वाला सकर क्या करेगा, इसके ऊपर ऐसे रखेगा, ऐसे उठेगा, फिर इसको ऐसे फेंकेगा, फिर पीछे वाले के सारे से ये आगे बढ़ाएगा इसको, फिर ये इसको उठाएगा ऐसे, फिर ये ऐसे चलेगा, फिर ऐसे। इस तरीके से देखिए लीच ऐसे ही चलता है। ऐसे कभी देखा है लीच को चलते? देखा है इसको। देखा ना, ऐसे ही चलता ही नहीं जैसा मैं बता रहा हूँ। हाँ ऐसे। कभी ऐसे नहीं देखा होगा ऐसे ऐसे चलते हुए, ठीक है। इस चीज को समझिए। फ्लैशी अपेंडेजेस जो होता है उसे हम पैरापोडिया कहते हैं, कुछ एनिलेट्स में होता है। बॉडी इनकी कैसी होती है बेटा, सिलोमेट बॉडी होती है, साइजोसीलस की बॉडी, ठीक है। सारी चीजें रिवाइज हो रही हैं। यस सर। एनिलिट्स की इकोलॉजी क्या होती है, इकोलॉजी मतलब उसके घर की स्टडी, और एनिलिट्स के इन्वायरमेंट के साथ उसका इंटरेक्शन क्या है। इकोलॉजी का मतलब यही होता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जिस हैबिटेट में वो रह रहा है वहां पर मौजूद सभी लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ एंड उसके बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर के साथ जो इंटरेक्शन होता है, जो रिलेशनशिप होता है, उसकी स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। जैसे आप जिस घर में रह रहे हो, आपका वो घर तब है जब आपका इंटरेक्शन मतलब आपका जो लगाव घर में मौजूद सारे मेंबर्स के साथ हो, और उस घर में मौजूद जितनी भी लिविंग थिंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, सबके साथ आपका इंटरेक्शन हो, और आपकी वजह से वहां पर मौजूद जितनी चीजें हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा हो। जैसे घर में एक नॉन लिविंग चीज है पंखा, गर्मी चल रही है और पंखा नहीं चल रहा है, तो उस नॉन लिविंग थिंग की वजह से आपको परेशानी हो रही है,
और अगर पंखा खराब हो गया तो आपको उसको बनवाना पड़ेगा, क्योंकि आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो और पंखा आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये जो इंटरेक्शंस हैं, इसी इंटरेक्शंस को हम क्या बोलते हैं बेटा, इकोलॉजी कहते हैं। अब जैसे कहते हैं भाई कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमने पेड़ काट दिए। तो आपने देखा कि CO2 का लेवल बढ़ना, टेम्परेचर का बढ़ना, इन्वायरमेंट में मौजूद जो pH है उसका कम होना, ये किसके ऊपर डिपेंड किया था? प्लांट्स के ऊपर डिपेंड किया। और प्लांट्स को किसने काटा? हमने काटा। तो हमने पेड़ को काटा तो हमारा घर क्या हुआ? पूरी तरीके से खराब हो गया। तो ये मैन मेड डिजास्टर्स हैं हमारे, जैसा चाहे ओजोन होल डिप्लीट करना हुआ, चाहे सुनामी आ रही हो, चाहे अर्थक्वेक आ रहा हो, चाहे अमेज़न के जंगलों में आग लग रही हो, ये सब मैन मेड डिजास्टर्स हैं। मैंने बताया था आपको कि अगर नेचर अपने आप में आ जाए, बदला लेने पर आ जाए, तो दुनिया में एक भी इंसान जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि हमने नेचर को इतना बर्बाद किया है। तो हम यहाँ पर एनिलिट की इकोलॉजी की बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एनिलिट्स जो होते हैं वो ओशन, फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल सॉइल में पाए जाते हैं। जैसे ओशन में पाए जाने वाला होता है जो वो पॉलीकीटा का मेंबर होता है। फ्रेश वाटर में जो पाया जाता है जैसे आपका लीच हो गया, और टेरेस्ट्रियल सॉइल में जो होता है वो आपका कौन हो गया? अर्थवर्म। मैं बचपन में जब जाता था तालाब में, पोखरे में नहाने के लिए, तो एक दो बार ऐसा हुआ है कि लीच हम लोगों को पकड़ लिया था, चिपक गई थी। तो हम लोग जो है साथ में नमक लेकर के जाते थे, क्योंकि हमें पता होता था कि नहाने के साथ अगर लग गया लीच तो हम नमक डाल के उसको छुड़ा लें। तो ये इन सब चीजों का तो बड़ा गहरा नाता है इसका और इसका। पॉलीकीटा के मेंबर्स को मैंने देखा नहीं, क्योंकि सर नमक उसे कैसे हार्म करता है? हाँ, नमक लीच को कैसे हार्म करता है? नमक लीच पे कैसे काम करता है? वो क्या होता है ना, नमक आपका क्या है? नमक आपका क्या है? एल्कलाई, वो है सॉल्टी है। तो जब हम डालते हैं ना तो उसका जो हिरुडिन नाम का जो कंपाउंड होता है उसको सलाइवा में होता है, वो डीएक्टिवेट हो जाता है और तुरंत वो उसको छोड़ देता है। और उसकी बॉडी चूंकि हमेशा मॉइस्ट रहती है, तो सॉल्ट जो है उसकी बॉडी के साथ रिएक्ट करके उसकी बॉडी को गलाना शुरू कर देता है। ठीक है बेटे। अब ये जो हमारा अर्थवर्म यहाँ पर दिख रहा है ना, अर्थवर्म, ये अर्थवर्म को सबसे पहली चीज तो ये कि ये जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। अच्छा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली सभी ऑर्गेनिजम्स होते हैं इंसान को छोड़ के। इंसान को छोड़ के इन्वायरमेंट फ्रेंडली सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्योंकि ये उनका घर है, ये हमारा घर नहीं, ये हमारा घर नहीं है। हम लोग तो यहाँ इम्पोज किए गए बाहर, इसीलिए हमने नेचर को बर्बाद किया। अगर हम उसको अपने घर को घर समझते तो आज हम बचाते। एसी रूम में बैठ करके बात कर रहे हैं कि जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, इसको रोका जाए। एसी रूम में बैठ के बात की जा रही है। अरे भाई, नीम के पेड़ के नीचे बैठ के बात करते हैं कि भाई इन्वायरमेंट बहुत खराब हो गया, आज इसके ऊपर चर्चा करते हैं, तब तो बात को समझ में आती। तो अर्थवर्म जो होता है बहुत ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, खासकर ये फ्रेंड्स ऑफ फार्मर होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल सॉइल के अंदर रहता है, मॉइस्ट सॉइल के अंदर। ये सॉइल के अंदर जाएगा, ठीक है, ये सॉइल के अंदर जाएगा, वहां की मिट्टी खाएगा, बाहर निकालेगा, ठीक है। तो फर्टाइल बना देता लैंड को। इस तरीके से उस सॉइल को क्या करता है? पूरी तरीके से फर्टाइल बना देता है, ये हम जानते हैं, यस है ना। तो इन चीजों को इस तरीके से समझना होगा, बहुत आसान है। फिर एक बार आप अर्थवर्म लेकर के आए हो? नहीं लाए हो ना अर्थवर्म? कोई लेकर के सर आया? मिला नहीं। मिलाएगा कहाँ से मिलेगा? तो हम लोग अर्थवर्म पहले क्या करते थे, जाते थे फावड़ा लेकर के जाते थे, जो हमारे खेत वेत होते हैं, बरसात का सीजन चल रहा है, बहुत आसानी से मिल जाता था। जैसे ये बड़ा सा वो है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बड़ा सा ग्राउंड है, खेत है, और खेत में ये खेत आप देखते रहना। इस खेत को, इस खेत को आपने देखा, ये खेत है। तो छोटे छोटे पैलेट्स के फॉर्म में अर्थवर्म का जो बीट है ये मिट्टी के ऊपर इस तरीके से ढेर बना रहता है, इस तरीके से। यस तो भाई जहाँ होल है वहीं पर ये बनेगा, ऐसा तो नहीं कि अर्थवर्म यहाँ पर है और होल मतलब बीट यहाँ पर करके जाएगा। तो इसके सीध पर नहीं,
बल्कि यहाँ पर इतनी दूर से हम लोग फावड़ा मारते थे तो बड़ी सी मिट्टी का ढेला निकलता था और जिसके अंदर कॉकरोच पैदा घुसा रहता था। उसकी मुंडी पकड़ कर निकालते थे, उसका पूंछ पकड़ करके नहीं निकालते थे, एंटीरियर पार्ट, क्योंकि अर्थवर्म अपने आगे वाले पार्ट पे ज्यादा स्ट्रांग होता है, पीछे वाले पार्ट पर स्ट्रांग नहीं होता। तो उसका पकड़ कर निकाल लेते थे आसानी से, उसको डब्बे में रख लिए और फिर हम लोग जो है फिशिंग रॉड लेकर के जाते थे मछली मारने के लिए। ठीक है, फिर हम लोग चले जाते थे मछली मारने के लिए, और मछली के लिए क्या एक चारे का काम करता है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर केचुए से अर्थवर्म से हम जो फिश पकड़ेंगे वो फिश कौन सी होगी? वो फिश कार्निवोर फिश होगी, हर्बीवोर फिश नहीं होगी। क्योंकि जो हर्बीवोर फिश है वो आटे से पकड़ी जाएगी, दूसरे घास फूस से पकड़ी जाएगी, लेकिन जो हम मीट से, मांस से या केचुए से जो हम फिश पकड़ेंगे वो फिश हमेशा कैसी होगी? कार्निवोर फिश। तो दो टाइप की फिशेस भी होती है, कार्निवोर फिशेस होती हैं और हर्बीवोर फिशेस होती हैं। तो जैसे आपने रोहू का नाम सुना है, ठीक है, ये रोहू आपकी हर्बीवोर फिश, इसको आटे से पकड़ा जाता है। और दूसरा आपने मांगुर मछली का नाम सुना होगा, ठीक है, सिंघी मछली का नाम सुना होगा, मिस्टर सिंघाला जिसको बोलते हैं, ठीक है, क्लेरियस बैट्राइकस कहते हैं उसको, मांगुर को। तो ये सारी जो मछलियां होती हैं ये आपकी कार्निवोर फिशेज होती हैं। तो ये फिश के बारे में भी आपको पढ़ना होगा बाद में आगे जाकर। ठीक है, ये चीज हो गई क्लियर, कैसे हम लोग मछलियां पकड़ते थे। उसके बाद क्या होता है कि ऑफन लिव इन बरो। बरो का मतलब क्या होता है? नीचे की तरफ, अंदर की तरफ ये बरो में रहते हैं, मिट्टी के अंदर। ऑफन लिव इन बरो, ठीक है, इन द ग्राउंड एंड फीड्स ऑन ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल। ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर जो है फीड करते हैं। मतलब ये क्या हो गया, आपके डेट्राइटिवोर्स हो गए कि नहीं? हमारा अर्थवर्म डेट्राइटिवोर्स हो गया। एंड अदर्स फीड ऑन सस्पेंडेड पार्टिकल्स दैट आर ट्रैप्ड ऑन पैरापोडिया। जो पैरापोडिया ऊपर ट्रैप्ड होते हैं उसके ऊपर फीड करते हैं। एंड सम आर प्रीडेशियस। प्रीडेशियस का मतलब क्या होता है? प्रीडेटर रिलेशन, प्रीडेटर बिहेवियर, यानी दूसरों को मार के खाने वाला, पकड़ के खाने वाला, उसको प्रीडेशियस बिहेवियर कहते हैं। जैसे अगर आपको मैं बोलूं कि एक है आपका लॉयन और एक है आपका डियर, तो डियर जो होगा ये भागेगा और लॉयन जो है इसको पकड़ेगा। मतलब लॉयन प्रीडेटर है और डियर क्या है? प्रे है। तो लॉयन का जो बिहेवियर हुआ वो प्रीडेशियस बिहेवियर हुआ। कैसा बिहेवियर हुआ? ये प्रीडेशियस बिहेवियर है। ठीक है, जो प्रीडेटर होता है उसका बिहेवियर प्रीडेशियस होता है। और उसके बाद कोरल एंड यूजिंग दियर प्रे। तो ये जो प्रीडेशियस बिहेवियर है, याद करना, ये प्रीडेशियस बिहेवियर होता है किसका? नीरीज का होता है। जो नीरीज होता है उसका प्रीडेशियस बिहेवियर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है, कोरल्स की बात की जा रही है, और कोरल्स आपका फ्रेश वाटर में नहीं पाया जाता, हमेशा मरीन वाटर में पाया जाता है। सब कॉमन सेंस लगाया करो, है ना। अदर्स आर ब्लड सकिंग कार्निवोर। कुछ आपके ब्लड सकिंग कार्निवोर्स होते हैं। ब्लड सकिंग कार्निवोर्स कौन होगा? बताइए, कौन है ब्लड सकिंग? लीच। लीचेस, जोंक, ठीक है, ब्लड को सक करेगा। बताया था ना, इसके सलाइवा में क्या होता है? इसके सलाइवा में हीरोडिन होता है। इसके सलाइवा में हीरोडिन होता है। ठीक, ये स्लाइड हो गई आपकी, समझ में आ गया? इसकी इकोलॉजी समझ में आ गई कि क्या क्या इसका फंक्शन है, क्या क्या कैसा कैसा इसका रिलेशन है हमारे इन्वायरमेंट के साथ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ क्या रिलेशन है, नॉन लिविंग फैक्टर्स के साथ इसका क्या रिलेशन है। एक एक चीज के ऊपर आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद एनालिस्ट की इकोलॉजी में और देखिए क्या बातें की जा रही हैं। अगली बात आपकी ये है कि इम्पोर्टेंस ऑफ अर्थवर्म। इम्पोर्टेंस ऑफ अर्थवर्म इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड। अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगला पॉइंट इसमें है, विदाउट अर्थवर्म प्लांट वुड नॉट बी एबल टू ग्रो। बहुत कितनी बड़ी बात कही जा रही है। विदाउट अर्थवर्म प्लांट वुड नॉट बी एबल टू ग्रो। कभी ये ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। कैसे? कि भैया अर्थवर्म है तभी तो ये सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, एंड देयर एंटायर फूड चेन वुड बी इम्पैक्टेड। तो एक ऐसा इंसान जिसको इकोलॉजी की जानकारी नहीं है,
नेचर की जानकारी नहीं है, उसे पता ही नहीं कि अर्थवर्म क्या करता है, उसे पता ही नहीं अर्थवर्म क्या करता है। आप अपनी जो है एक खेत लीजिए, 1 एकड़ खेत ले लिए, उसके अंदर आप अर्थवर्म को आप पाल सकते हैं, छोड़ दीजिए। आपको मालूम है कि उस बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने का काम ये हमारा अर्थवर्म कर सकता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर आपका ये है मौजूद है, क्या कहते हैं, ये पूरे के पूरे एंटायर चेन को इम्पैक्ट करता है बेटा, पूरे के पूरे एंटायर चेन। और कौन सा चेन है ये? फूड चेन है हमारा। एग्जैक्टली। अर्थवर्म हेल्प एरिएट। एरिएट का मतलब क्या हो गया कि जो सॉइल को ये खोद करके बाहर निकाल रहा है, तो उसके अंदर पोर बन रहा है, तो पोर की वजह से क्या जाएगा, उसके अंदर जितना बड़ा पोर होगा उतना उतने पर्टिकुलर एरिया के अंदर एयर जो है पास हो पाएगी। फर्टिलाइज, एरिएट, एरिएट करेगा, क्या करेगा? एरिएट, fertilize, mix and provide proper drainage to soil। ये पूरा प्रॉपर ड्रेनेज प्रोवाइड करवाता है सॉइल को, ठीक है। लीचेस आर समटाइम यूज्ड इन द मेडिकल फील्ड व्हेन फिंगर्स एंड टोज आर कट ऑफ। लीचेस कैन हेल्प स्टॉप द ब्लीडिंग एट द वुंड व्हाइल वेन्स एंड आर्टरीज आर स्टिल हीलिंग। देखिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि जैसे कोई पुराना जख्म, ध्यान से सुनिए, जैसे कोई पुराना जख्म है, यानी कि गैंग्रीन टाइप का वहां पर जख्म हुआ है और वो जख्म अच्छा नहीं हो रहा है, तो लीच को वहां पर क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर जगह पर छोड़ देते। जैसे ये मान लीजिए ये जख्म है, पर्टिकुलर यहाँ पर जख्म हुआ है, तो यहाँ पर लीच को छोड़ देंगे, तो लीच क्या करेगा, अपने नेचर के अकॉर्डिंगली यहाँ से ब्लड को सक करेगा। तो जब ब्लड यहाँ से निकलेगा नहीं तो और ज्यादा सक करेगा, तो यहाँ से जितना भी यहाँ पर पुराना खून होगा, गंदा खून होगा, क्योंकि ये गैंग्रीन अच्छा क्यों नहीं हो रहा है? गैंग्रीन इसलिए नहीं अच्छा हो रहा है क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो लीच क्या करेगा, यहाँ के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का काम करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मौजूद जो ब्लड होगा, ये लीच क्या करेगा, इसको सक कर लेगा पूरी तरीके से, तो यहाँ पर जो इधर से रुका हुआ ब्लड सर्कुलेशन है, ये वापस से फिर से फ्लो में आ जाएगा, और ये पर्टिकुलर एरिया जो कि क्या हो गया था, खराब हो गया था, ये फिर से क्या हो जाएगा, ये आपका हील होना शुरू हो जाएगा, ये आपका हील होना शुरू हो जाएगा। तो ये इसका कुछ मेडिसिनल वैल्यूज हैं। एक बात पूछ ठीक है, लेती हूँ। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। अब आगे क्या है, ये तो हो गया अर्थवर्म एंड मेडिकल लीचेस। ठीक है, ये देखिए, ये आपका अर्थवर्म है, ये मेडिकल लीचेस है। देखो यहाँ पर ये जख्म, इसका आपका थंब है, इसके थंब में क्या हुआ था, जख्म हुआ था, लीच ने इसको सक करके क्या किया, इसके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाया। अब हम बात करते हैं एनिलिड्स की एनाटॉमी एंड लोकोमोशन। First of all, the body of an annelid usually consists of two parts: head, that is the prostomium, and peristome. A series of body segments that is called the metamus, and a terminal segment is called the pygidium. The first body segment is the peristomium. याद रखना इस बात को. The first body segment is the peristomium, and the last body segment is called the pygidium. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पाइजिडियम। यानी कि अगर हम एक सेगमेंट की बात करेंगे, ये हमने बनाया करता, मान लीजिए ये आपका एक करता है, इसका पहला बॉडी सेगमेंट जो होगा ये होगा आपका पेरिस्टोमियम, और ये लास्ट वाला बॉडी सेगमेंट जो होगा उसको हम बोलेंगे पाइजिडियम। इस बात पे याद रखना। एनिलिड्स हैव बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एनिलिड्स के पास दोनों लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स दोनों पाई जाती हैं, विच क्रिएट्स वेव्स ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। वेव्स बनाता है इस तरीके से, ये ऐसे किया कॉन्ट्रैक्ट, फिर ऐसे किया एक्सपेंड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड, इस तरीके से हमारा अर्थवर्म चलता है। ठीक है, और इस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब चूंकि हमारे अर्थवर्म में, एनिलिड्स में आप कहिए कि कोई बोनी स्ट्रक्चर नहीं होता, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं इनकी,
सर्कुलर मसल्स होती हैं इनकी, और इनकी बॉडी में क्या होता है, सीलोमिक फ्लूइड होता है, और इस सीलोमिक फ्लूइड और ये लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स की वजह से जो जो स्केलेटन बनता है, उस स्केलेटन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रो मतलब पानी, स्टैटिक स्केलेटन, यह है आपका हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। क्लास पॉलीकीटा की बात कर लेते हैं। क्लास पॉलीकीटा, पॉली मतलब मेनी, लॉन्ग हेयर, मेनी सीटीज पर बॉडी सेगमेंट, एक बॉडी सेगमेंट पर जो है ढेर सारे सीटी पाए जाते हैं। आप इन्हीं तीनों डायग्राम्स को आप देखिए, मैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करूंगा, जूम करूंगा, आप देख के खुश हो जाएंगे कि भाई नेचर ने क्या बनाया। पहली चीज तो इसके कैरेक्टर्स के बारे में पढ़िए। मेनी सिटी पर बॉडी सेगमेंट, पहली चीज मोस्टली मरीन होते हैं और डायशियस होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायशियस? Here the male and female are different. ठीक है। Most segments with parapodia used for crawling. Crawling का मतलब रेंगना, और किसके लिए, स्विमिंग के लिए, और किसके लिए, फीडिंग के लिए, और किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। तो पैरापोडिया का एक काम नहीं, सिर्फ क्रॉलिंग करना नहीं है, लोकोमोशन करना नहीं है, इसके अलावा स्विमिंग करना, फीडिंग करना, रेस्पिरेशन करना। ठीक है। देखिए एग्जाम्पल्स इंक्लूड द क्लैम वर्म, स्केल वर्म, फायर वर्म्स, फैन वर्म्स और फेदर डस्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको नहीं जाना, सिर्फ आपको याद क्या करना है, इस पॉलीकीटा का जो मेन एग्जाम्पल है वो है नीरी, सैंडवर्म। जिसको हम क्या बोलते हैं, सैंड वर्म। जो मैं लिख रहा हूँ आपको यही याद करना है। देखो इधर, देखो, है ना खूबसूरत सा, दिस इज द नीड। ये देखो, इसके सीटी देखो कितने बढ़िया है, देखो ये, और हम इंसान थोड़ा बोलना क्या शुरू कर दिए, बोलने लगे, चीजों को समझने लगे, और हम सबसे अच्छे हो। चल ये आगे भैया, ये हमारे हैं अंकल, केचुआ अंकल, ओलिगोकीटा। ओलिगो मतलब फ्यू होता है, पता है ना, जैसे बताया था ना, ओलिगो यस सर। स्पर्मिया। ओलिगो का मतलब ही होता है फ्यू, जैसे ओलिगो सैकराइड होता है, जिसमें सैकराइड के कुछ ही यूनिट्स होते हैं, 2 से लेकर के 9 तक, तो वो हमारा ओलिगोसैकेराइड होता है। फिर उसके बाद अगर चला आता है तो पॉलीसैकेराइड, हम उसको बोलना शुरू कर देते हैं। एक रहता है तो हम उसको मोनोसैकेराइड कहते हैं। मोनोसैकेराइड। देखो चीजें कहाँ कहाँ से रिलेट होती हैं, क्योंकि ये सब आप पढ़ चुके हो, कोई चीज आपसे छूटी हुई नहीं है। ओलिगो का मतलब भी होता है फ्यू, और कीटा वर्ड आया कहाँ से, लॉन्ग हेयर। देखो कितना मजा आ रहा है, आप लोग सारी चीजें पढ़े हो तो दोबारा पढ़ने में बड़ा अच्छा लग रहा है। जैसे ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। इनके अंदर ना तो हेड होता है ना तो पैरापोडिया होता है। ठीक है। सीलोम इनका जो होता है वो छोटे छोटे सेप्टा में डिवाइड होता है, और ये कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, या हर्माफ्रोडाइटिक, यानी मेल और फीमेल दोनों सेक्सुअल ऑर्गन एक ही के अंदर पाया जाता है। और इनका एग्जाम्पल है हमारा अर्थवर्म। क्या है ये, इसका एग्जाम्पल है आपका। ठीक है। जैसे एक बात मैंने आपको बताई थी, आपको शायद याद हो, कि जब वाटर खूब ज्यादा अवेलेबल होता है तब हमारा ये अर्थवर्म अमोनोटेलिक हो जाता है, अमोनिया रिलीज करता है। और जब अमाउंट ऑफ वाटर, यानी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कम हो जाता है, तब ये यूरिया रिलीज करता यूरिकोटेलिक। है। यूरिक एसिड, सर यूरिया। यूरिक एसिड। हाँ यूरिक एसिड। पक्का। चेक कर लो थोड़ा। अमोनिया। और सर क्वेश्चन क्या है, एक बार रिपीट करना। क्वेश्चन ये है कि जब जब वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है तब हमारा अर्थवर्म अमोनोटेलिक होता है, अमोनिया रिलीज करता है। जब पानी कम होता है तब ये यूरियोटेलिक होता है या यूरिकोटेलिक होता है। यूरियोटेलिक होगा।
क्या लिखा है मैंने, बताइए। सर यूरियोटेलिक। चलिए आगे। ये देखो अर्थवॉर्म है, डरना मत इसको देख। ठीक है, ये भाई साहब, ये हमारा अर्थवॉर्म। ये अर्थवॉर्म, ठीक है। क्या लिखा है देखो, लिखा हुआ है कि अर्थवॉर्म्स आर नाइट क्रॉलर्स, मतलब ये रात में निकलते हैं, रात में निकलते हैं अपने फीड करने के लिए, अपने आप को फीड करने के लिए। जिसका मतलब ये कैसे हुए, डायर्नल तो हुए नहीं, ये नॉक्टर्नल हुए, ठीक है ना। पहली चीज, इनका हैबिट क्या हो गया, इनका हैबिट हुआ कि हमारे जो अर्थवॉर्म्स होते हैं बेटा, ये आपके नॉक्टर्नल होते हैं। नॉक्टर्नल का मतलब जो नाइट में एक्टिव हो और दिन में सोएं, और जो दिन में एक्टिव हो उनको हम क्या बोलते हैं, डायर्नल कहते हैं। तो हम सब किस में आते हैं, नॉक्टर्नल में आते हैं, डायर्नल में आते हैं, डायर्नल। डायर्नल में। अर्थवॉर्म आर यूजुअली अबाउट 12 to centimeter long. Giant tropical earthworm can get 3 to 4 meters. ठीक है, मैंने तो नहीं देखा 3 to 4 मीटर वाला अर्थवॉर्म, हमने 12 से 30 सेंटीमीटर वाला अर्थवॉर्म देखा। अर्थवॉर्म के नॉट में, अर्थवॉर्म के नॉट। सर एक इसी मिनट प्रोजेक्ट, पीछे कर दीजिए। हो गया सर। ठीक है। अर्थवॉर्म के स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। सबसे पहले आपको मैं बताऊं अर्थवॉर्म के बारे में। अर्थवॉर्म को हम जब आइडेंटिफाई करते हैं ना किसी फील्ड में, इन फील्ड अर्थवॉर्म इज दोनों मेरे भतीजे और भांजे जो है ना, जब मैं पढ़ाता हूँ ना तुम लोगों को, ये बैठ के सुनते हैं, ठीक है। तो जब खाली सुनता है इंसान ना, तो उसको आती ही नींद। तो बैठ कैसे कर रहा है, झूम रहा है, ऐसे कर रहा है। पूरा क्रेनियल बोन 206 हड्डियां ये सबको याद हो गई, पढ़ा रहे थे। एक दिन पूछ रहा है, मामू बताइए कि ये क्या होता है, सेरिब्रम क्या होता है, सेरिबेलम क्या होता है, क्लास 6 में भी पढ़ता है। और हम यहाँ ब्लास्टोमियर पूछते हैं, बच्चे नहीं बता पाते। है ना, सही है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि इस मिट्टी में जो है अर्थवॉर्म है। इन फील्ड अर्थवॉर्म इज आइडेंटिफाइड बाय देयर कास्टिंग। तो ये जो मिट्टी है ना, ये मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर, ये देखो मिट्टी के ऊपर यहाँ पर ये
कास्टिंग दिखाई पड़ती है। सर ये मिट्टी ही होती है ना? हाँ, ये मिट्टी होती है और ये यूरियोटेलिक नहीं होता, यूरिकोटेलिक होगा। ठीक है, हाँ। तो ये कास्टिंग से हम इसको पहचानते हैं। अब देखो यहाँ पे ये अर्थवर्म का पहला सेगमेंट बनाने जा रहे हैं। इधर देखना, एक सेगमेंट ये है, दूसरा सेगमेंट ये है, ये देखो ये, ठीक है। इसके बाद एक सेगमेंट आपका ये है। ये हर एक सेगमेंट का रिपीटेशन होता है। ये सेगमेंट से इसके नीचे आएगा ये इस तरीके से। तो यहाँ पर बॉडी का पहला सेगमेंट जो है, बॉडी का पहला सेगमेंट आपका ये वाला है। इट इज द फर्स्ट सेगमेंट, इट इज द सेकंड सेगमेंट, इट इज द थर्ड सेगमेंट। ये जो हिस्सा दिख रहा है, इस हिस्से को हम बोलते हैं प्रोस्टोमियम। ये जो उभरा हुआ हिस्सा दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं प्रोस्टोमियम। दिस इज द प्रोस्टोमियम। दिस इज द माउथ कवरिंग। प्रोस्टोमियम को हम कहते हैं, ये है आपका माउथ कवरिंग। और ये जो पहला सेगमेंट होता है, इस पहले सेगमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टोमियम। पेरिस्टोमियम। पेरियोस्टियम नहीं होता है सर पेरिस्टोमियम। हाँ, ऑस्टियम मत बोल देना। स्टोमा मतलब माउथ होता है, ऑस्टियम मतलब होता है हड्डी। ऑस्टिया वर्ड आ जाता है, और वो ऑस्टिया। क्या कहते हैं, स्पोर भी आ जाता है ऑस्टियम से। हाँ ठीक है, ये सेकंड थर्ड का नाम नहीं होता। सेकंड थर्ड आपके किस क्या है, सेगमेंट है। यानी कि एक बात यहाँ पर हमें समझ में आ गई, इसकी बॉडी पर कोई डिस्टिंक्ट हेड नहीं पाया जाता। की बॉडी पर देयर इज नो डिस्टिंक्ट हेड, देयर इज नो डिस्टिंक्ट हेड। यहाँ पर कोई स्पेशल हेड जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोस्टोमियम? पहला फंक्शन तो ये है, ये माउथ को कवर करता है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन आता है, जबरदस्त फंक्शन, और में क्या है, सबसे जबरदस्त फंक्शन इसका ये है कि इसका फंक्शन जो होता है सेंसरी होता है। इसका फंक्शन जो होता है वो सेंसरी फंक्शन होता है। इसका फंक्शन होता है सेंसरी। ठीक, चलिए बना लिए इसको। बन गया सर। अब इस अर्थों में खास बात, आप एक बात बताएं आपको अर्थों में खास बात। एक डायग्राम ले लेता हूँ अर्थों का। देखो इधर, ये जो देख रहे हो ना, ये हमारा अर्थों। ठीक है, देख रहे हो ये अर्थों में। इस अर्थों की खास बात ये देखिए, ये अर्थों की खास बात आप ये देखिए कि ये जो गर्डल शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ध्यान से देखियो इधर, ये जो इसका गर्डल शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इस गर्डल शेप के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्लाइटेलम। ठीक है, और ये जो क्लाइटेलम है, बॉडी सेगमेंट्स के 14, 15 और 16 सेगमेंट से मिलकर के बना होता है।
14, 15 और 16 सेगमेंट से मिलकर के बना होता है। ये यूनाइट होता है और यूनाइट होने के बाद क्या बनाता है, ये बनाता है क्लाइटेलम। ठीक है, ये क्या बनाता है, क्लाइटेलम। अब देखिए, बॉडी का वो पार्ट जहां पर क्लाइटेलम मौजूद है, उस रीजन को हम बोलते हैं क्लाइटेलर रीजन। क्या है, क्लाइटेलर रीजन। तो ये रीजन जो है कहलाएगा क्लाइटेलर रीजन। ठीक है, और क्लाइटेलम से ये पहले वाला ये पार्ट जो है, इसको हम बोलेंगे प्री क्लाइटेलर रीजन, और इस वाले रीजन को हम बोलेंगे पोस्ट क्लाइटेलर रीजन। पोस्ट-क्लाइटेलर। पोस्ट क्लाइटेलर रीजन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे नाम लिख सकते हैं हम लोग इसका, ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा है, प्री क्लाइटेलर, और जहाँ क्लाइटेलम है तो ये इसको हम बोलेंगे क्लाइटेलर, और ये जो रीजन है इसको हम क्या बोलेंगे, पोस्ट क्लाइटेलर। ये आपका पोस्ट क्लाइटेलर। तो आप इसको आसानी से कैसे समझ सकते हैं, इसको आप आसानी से ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे कि आपने ये अर्थम बनाया, आपने ये अर्थम बनाया। ठीक है, ये चलो आपने ये अर्थम बनाया। ठीक है, अर्थम के इस हिस्से को आप देखिएगा, यहाँ पर आप इस हिस्से में थोड़ा सा उभार बना दिया, ये आपने उभार बना दिया। ठीक है, तो बेटे ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला रीजन पर्टिकुलर, इस रीजन को हमने कहा क्लाइटेलर रीजन। ये आपका जो रीजन हो गया ये क्लाइटेलर रीजन है, ये वाला। ठीक है, ये रीजन जो हो गया ये क्लाइटेलर हो गया, क्लाइटेलर रीजन हो गया, और इस रीजन का नाम क्या होता है, क्लाइटेलम होता है। क्लाइटेलम किससे बनता है, 14, 15 और 16 सेगमेंट के फ्यूजन। ठीक है, ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, प्री प्री-क्लाइटेलर, क्लाइटेलर, और ये वाला आपका पोस्ट। पोस्ट-क्लाइटेलर। ठीक है, पोस्ट क्लाइटेलम। क्लाइटेलम का जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो क्या होता है पता है, तो बता सकता हूँ, नहीं बताओगे ना, कसम खा के बैठा, तो सर हम पढ़ेंगे नहीं बताएंगे। इसका जो मेन काम होता है, मेन फंक्शन जो इसका होता है, इसका काम होता है ककून फॉर्मेशन। क्या होता है, ककून फॉर्मेशन। ककून क्या होता है, एग के ऊपर जो कैप्सूल होता है उसको हम बोलते हैं, एक कैप्सूल को हम बोलते हैं ककून, तो हम बोलते हैं एक कैप्सूल। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और लिखिए, ये जो सीटी है, सीटी आपका क्या, ये सीटी है, सीटी आपके पेरिस्टोमियम और पाइलिडियम, ठीक है, को छोड़कर, कहाँ पर, पेरिस्टोमियम और पाइलिडियम को छोड़ पेरिस्टोमियम। करके सीटी पूरी बॉडी पर पाया जाता है। ठीक है, सीटी प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी, ऑल ओवर द बॉडी except first and last segment, first and last segment. Is it clear? Yes, sir. यस सर। सर एक डाउट था सुहानी सर। कहाँ है, सुहानी नहीं है क्या, हाँ बोलो।
सर अर्थवर्म यूरियोटेलिक होता है। अच्छा, यूरियोटेलिक होता है। यस यस सर। सर। मैं ही कंफ्यूज हो गया हूँ। ठीक। मैंने यूरियोटेलिक लिखवाया ही होगा। चेक करना। हाँ तो यूरियोटेलिक ही है। यूरियोटेलिक ही है सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये काफी जो होता है यहाँ पर यूरियोटेलिक है। चलो ये लिख लो पूरा। क्या? मशीन है, टाय टाय बोलता है वो। देखो ये काम समझने से पहले, ये जो लिखा हुआ है इसको समझने से पहले हमें क्या पढ़ना होगा? अर्थवर्म का स्ट्रक्चर देखना होगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ठीक है, आज का होमवर्क भी आपसे यही है कि आप अर्थवर्म की मॉर्फोलॉजी और अर्थवर्म की एनाटॉमी का डायग्राम आप अपनी एनसीईआरटी बुक से बनाएंगे। बनाने के बाद हमें दिखाएंगे। ठीक है, बनाने के बाद आप हमें दिखाएंगे। तो ये आज का होमवर्क है। आपका होमवर्क क्या है आपका? और सुन लो सब कान खोल के, अगर नहीं करोगे तो ये आज आखिरी मौका मैं दे रहा हूँ। मैं तो सच बता रहा हूँ कि मैं अपने जो है फोन से आपके पेरेंट्स को कॉल करूंगा। आप ईमानदारी बताना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का नोट्स बनाया तुमने, खुद से बनाया? चीजें क्लियर हो गई कि नहीं? कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो जो बोला करूँ यस सर। तो टाइमली कर लिया करो, क्योंकि हम यहाँ तफरी करने नहीं बैठे हैं। ठीक है, तो अर्थवर्म की मॉर्फोलॉजी और इसकी जो एनाटॉमी है इसके डायग्राम्स आप बनाए। अब आप बोलोगे सर डायग्राम क्यों बनाए? और जितनी एनसीईआरटी में चीजें हैं उसके शॉर्ट नोट्स भी आपको बनाने हैं, ताकि मैं कल पढ़ाऊँ, अगर आप नेक्स्ट टाइम पर पढ़ाऊँ तो समझ में आए। और ये नेक्स्ट टाइम क्लास आपकी फ्राइडे को ही चलेगी वाली टॉपिक की क्लास। ठीक है, कल तो क्लास कोई है नहीं। मंडे को आपका क्या चलेगा? जेनेटिक्स चलेगा। और जितने टर्म्स मैंने बताए थे जेनेटिक्स वाले वो सारे पढ़ लिया आपने? लिख लिया उसके जनरल एब्रीविएशन सब सब उसका लिख लिया? चलो कौन से वर्ड्स? नहीं किया तो कल करोनी बता बताए थे। देना। हाँ करोनी मैसेज कर देना इसको लिख के। ओके सर वो क्वेश्चन बता दीजिए। कौन सा क्वेश्चन था तुम्हारा? सर वो सेंड किए थे। अच्छा देखता हूँ।